हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर टॉक शोज की श्रृंखला में। लगातार हम अफगानिस्तान के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान से जो इमर्जिंग सिनेरियो है उसका भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है, उसके ऊपर भी लगातार हम विद्वानों से बातचीत कर रहे हैं। इसी मुद्दे को आज आगे बढ़ाते हुए कि अफगानिस्तान में जो अभी जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, दुनिया के ऊपर उसका कैसा इम्पैक्ट हो सकता है और सब लोगों के अंदर क्या क्या देखा जाए तो एक तरह से एप्रीहेंशंस हैं, भारत में उसका क्या असर हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री BL वोरा जी। वोरा जी, स्वागत है आपका। श्री BL वोरा जी फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इसके अलावा विदेश नीति के ऊपर भी उनकी अच्छी खासी एक सूक्ष्म पकड़ है। आज उनके इसी अनुभव से हम होकर गुजरेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में अब जो इमर्जिंग सिनेरियो है, खास तौर से तालिबान की सरकार बन गई है और जो प्रधानमंत्री बने हैं मुल्ला हसन अखुन, बामियान बुद्धा को उन्होंने ही गिरवाया था, ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जो उनके होम मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी ग्रुप के जो प्रमोटर थे, जलालुद्दीन हक्कानी उनके बेटे हैं। और इनके सिर पर $5 मिलियन का अमेरिका और UN का इनाम था। ड्रेडेड टेररिस्ट। एक ऐसी सरकार आई है जिसका डर शायद पूरी दुनिया में व्याप्त हो रहा है कि क्या होने जा रहा है। पहली टिप्पणी वोरा साहब आपसे अफगानिस्तान में इमर्जिंग सिनेरियो के ऊपर। जहां तक अमेरिका का जो अफगानिस्तान से जाने का ताल्लुक है दिनेश जी, एक तरीके से ठीक है। उनकी अपनी सोच है। अमेरिका चाह रहा था कि हम दूर दराज देशों में जाके लड़ाइयां न लड़ें, जी लेकिन जो अफगानिस्तान में जो नतीजा निकला वो बहुत खराब ही निकला। जी साल अमेरिका ने लड़ाई लड़ी, आज एग्जैक्टली 20 साल हो गए, आप जानते हैं 9/11 को। जी उसके बाद ही अमेरिका ने ये लड़ाई छेड़ी थी। अफगानिस्तान में वो आए थे जी और आज अमेरिका तो मना ही रहा है। इनको भी आज अपनी बल्कि कैबिनेट इनॉग्रेट करनी थी, लेकिन शायद समझ आ गई, किसी ने कहा होगा या दबाव होगा, तो आज वो नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के लिए अच्छा हुआ होगा पर्सनली, लेकिन अमेरिका समेत सारी दुनिया के लिए, भारतवर्ष के लिए खास तौर से ये जो सिचुएशन जो दिखाई दे रही है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। जी टेररिज्म बजाय खत्म होने के बढ़ेगा, ऐसा अंदेशा है। अब टेररिज्म तो खैर अब एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट बन चुका है कि जिसके ऊपर काफी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। अभी प्रधानमंत्री ने भी ब्रिक्स सम्मेलन में उस पर काफी चिंता व्यक्त की है, पर तालिबान शब्द का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। ये बात भी बहुत सारे लोगों ने नोटिस की होगी। खासतौर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 2 रेजोल्यूशन थे, जिसमें मंथली चीफ इंडिया ही था उसमें, जहां 16 अगस्त और 27 अगस्त के एक रेजोल्यूशन में तालिबान शब्द हटा दिया गया था। लेकिन ये अभी अभी लेटेस्ट शायद ये है जी कि यूनाइटेड नेशंस में, आज मैं सुबह टिप्पणी देख रहा था किसी टीवी चैनल पे, जी और उसमें ये था कि तालिबान मस्ट इंश्योर दैट अफगानिस्तान सॉइल इज नॉट यूज्ड फॉर टेररिज्म। दिस वर्ड इज देयर। आज सुबह जो मैंने देखा है टीवी पे जी मूविंग स्टिक। जी इफ दैट इज ट्रू, वेल आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बट आई डोंट नो रियली। पर वोरा साहब, ये तालिबान के इस फेस को हम स्वीकार कैसे करें, उनकी एश्योरेंस को स्वीकार कैसे करें कि वो अगर कह भी दें कि हम अपनी भूमि का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ नहीं करने देंगे, तो पहली बात तो वो विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, जो उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को भी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो हमारी होगी उसमें शामिल करेंगे, लेकिन बाद में वो उसे पलटते हुए नजर आए हैं। तो उनका कंडक्ट ऐसा रहा है कि जैसे घड़ी की सुइयां घूम फिर के फिर से 1996 की ओर जा रही हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि तालिबान 1.0 और तालिबान 2.0 वापस से मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जमीन के ऊपर जो सिचुएशन है वो कुछ भिन्न नजर नहीं आ रही है। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ उस बात पे ये टिप्पणी की थी
कि यूनाइटेड नेशंस ने तालिबान वर्ड यूज नहीं किया है, मैं सिर्फ उसकी कर रहा था जी। बाकी आपका कहना सही है। और खाली एक तो महिलाओं का इश्यू है, उसके अलावा और भी चीजें जो देखिए कि जैसे लोगों को वहां से वो निकलने नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह का इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हो रहा है पाकिस्तान का, पंजशीर में जो कुछ हुआ या जो हो रहा है जी। जिस तरह के भूख प्यास वहां पे हो रही है, किसी अमेरिकन एक्सपर्ट ने कहा है कि 97% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन। जी। तो इकोनॉमी जो है वो शैम्बल्स में है। ह्यूमन राइट्स की तो आप बात ही मत करें, लेडीज की तो बात करें फजूल है जी। लेकिन जहां दुनिया को एक तो ह्यूमैनिटेरियन इशू की चिंता तो है ही जी। कहता हूँ, भारतवर्ष को और कई देशों को टेररिज्म की चिंता भी करनी होगी। बिल्कुल। अब ये एक कैच 22 सिचुएशन हो गई है, उनकी हालत खराब है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, वो करनी भी चाहिए। हम मदद करेंगे लेकिन वो आपके यहाँ टेररिज्म करने से बाज नहीं आए जी। तो अब ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन, आप भी मानेंगे भी भूखे को खाना खिलाओ लेकिन वो मारेगा जरूर आपको, खिलाओ या ना खिलाओ। जी। व्हाट डू यू डू? ये बात तो सही है। अब इसमें सिचुएशन में पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है अफगानिस्तान के अंदर और एक तरीके से कहा जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की खुद की एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट वहां पर बनी है। पाकिस्तान भी अब पंजशीर वैली में जो कब्जा करने में उसने सहयोग दिया है तो शायद पाकिस्तान की भी कंडीशन रही है क्योंकि आईएसआई हर मौके पर एक्टिव रही है। इवन जो मिनिस्ट्री फॉर्मेशन है वहां भी फैज हमीद जो कि आईएसआई चीफ है काबुल गए थे, उन्होंने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आके फिर से अपनी गतिविधियां रिवाइव नहीं करेगा और जबकि उसने शायद एक एश्योरेंस लिया भी है और साथ में पॉइंट 2 है इसके अंदर कि पाकिस्तान ने हमारे सूत्रों के अनुसार एक नया गेम खेलना स्टार्ट किया है। अब जब उसको लगना शुरू हो गया कि तालिबान और हक्कानी ग्रुप सरकार में आ गए हैं तो उसने वापस से आईएसकेपी और अल कायदा को बढ़ावा देना शुरू किया है ताकि कोई ना कोई तो इसमें देखा जाए तो गतिविधि यहाँ पर शामिल हो जाए। शायद आपने दूसरा एडमिट दिया है। हाँ मैंने, हाँ एक सेकंड आप रोक दें रिकॉर्डिंग को, ये जरा उसको चल पड़ा है वो। जी आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ दूसरी बात हम यहाँ पर ये कर रहे थे वोरा साहब की पाकिस्तान अब बढ़ावा दे रहा है वापस से अल कायदा को और आईएसकेपी को कहीं ना कहीं से इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर के लिए हमारे लिए समस्या बढ़ गई। देखिए अफगानिस्तान में इस वक्त सरकार पाकिस्तान की ही सरकार है जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अगर ऐसा नहीं होता तो मुल्ला बरादर जो है वो प्रधानमंत्री बने होते जिन्होंने दोहा टॉक्स को लीड किया था जी। हक्कानी नेटवर्क के लोग जो हैं वो टॉप पे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हम सबको ये सब मालूम है। और इसमें अब ये कुछ छिपी बात नहीं रह गई है कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान को एडिशनली बढ़ावा मिला, पाकिस्तान उसके बड़े फायदे हैं। पहली बात तो ये कि जो एफएटीएफ में चल रहा है कि आपने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो सारे फिजिकली उन्होंने उनको ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर दिया अफगानिस्तान जी, तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये लोग अब फ्री हो गए हैं, लड़ाके जो होते हैं उनको और तो कुछ काम आता नहीं जी, एंड देयर इन थाउजेंड्स जी, तो ये सारे कश्मीर की तरफ रुख करेंगे ही करेंगे। बड़े ऐसे टेररिस्ट थे इनके जो पाकिस्तान जो अफगानिस्तानी जेलों में थे जिनको छोड़ दिया गया जी, जो ऑलरेडी पीओके में पहुंच चुके हैं जी, टीवी में इमेजेस आई हैं उनके वहां पे पहुंचने की, सेलिब्रेशन करने की। तो इसमें सोचने की कोई बात है ही नहीं कि हिंदुस्तान में अब ये टेररिज्म जो है बढ़ेगा। तो भारतवर्ष की 2 मिनट बात कर लेते हैं जी। टेररिज्म कई तरीके से बढ़ेगा। पहला तो ये है कि नंबर ऑफ टेररिस्ट विल गो अप जी इन अ वेरी बिग वे। अभी फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा नहीं है कश्मीर में, अबाउट 200 के करीब कहते हैं खबरें जो हैं कि अभी 200 करीब हैं, जनरली लोकल बच्चे हैं जी।
तो अब ये जो संख्या है, इसकी तादाद जो है वो धीरे धीरे हजारों में बढ़ने के चांसेस हैं, और ये रावण के सिर की तरह हो जाएगा। आप मारते चले जाओगे और आते जाएंगे। जी खाली नंबर्स की बात नहीं है दिनेश जी, बात ये भी है कि ये लोग ज्यादा ट्रेंड हैं जो आएंगे, जी इनके पास मच बेटर वेपनरी है। जो आज आपने देखा होगा पाकिस्तान में बाजारों में बिक रही है, कितने तो कंटेनर इन लोगों ने सैकड़ों की तादाद में लूटे हैं, अमेरिका हम छोड़ गए। अमेरिका भी सौगात देके गया, बहुत सारे काफी मॉडर्न ज्यादा सौगात वेपनरी दे की। गया, वो सारे अभी पाकिस्तान आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और काफी इनके पास जो है चले आए। जी तो बेटर इक्विपमेंट हो जाएगा, बेटर वेपनरी इनके पास है ही, लॉन्गर ड्यूरेशन हो जाएगी, नंबर ऑफ टेररिस्ट जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। टू मैच विद ऑल दैट यू आल्सो विल हैव टू इंक्रीज योर फोर्सेस। जी आपको भी बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, इंटेलिजेंस ज्यादा कलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, सर्वेलेंस के लिए और लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, और ये सारा इकोनॉमिक स्ट्रेन होगा। बहुत बड़ी कॉस्ट आ रही है भारत के ऊपर बहुत इसमें। बड़ी कॉस्ट, और अभी जैसे लग रहा था कि हम लोग थोड़ा थोड़ा कश्मीर पे बढ़ रहे थे आगे टुवर्ड्स बेटर सिचुएशन 70 साल के बाद, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके लिए बहुत भारी सेटबैक है। अब एक मिनट कश्मीर को छोड़े, ये सेटबैक हिंदुस्तान के लिए इसलिए है कि खाली बात कश्मीर की नहीं है, अब ये खालिस्तानियों को बढ़ावा मिलेगा, और इनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं ये खाली कश्मीर और पंजाब तक सीमित नहीं रहेंगी, ये सारे देश में ये टेररिज्म जो है ये करेंगे, कहीं भी वारदात कर सकते हैं। इनके पुराने स्लीपर सेल्स जो हैं काफी जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल नए बिल्कुल स्लीपर बिल्कुल सेल बनेंगे। इनके जो हमदर्द हमारे देश में हैं, और वो भी आप जानते हैं हजारों की बिल्कुल तादाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। को हौसला मिलेगा। तो एक तरफ तो टेररिज्म बढ़ेगा, दूसरा कम्युनल जो है वो एंगल बढ़ेगा, जी कम्युनल सिचुएशन ज्यादा बढ़ेगी। तो अब जब ये होगा तो इसका असर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे पड़ेगा। तो अगर आप किसी हर चीज का अगर कास्केडिंग इफेक्ट देखें, दूसरी तरफ इकोनॉमिक कॉस्ट देख लेते हैं हम लोग। आपका ट्रेड का रूट जो था वाया पाकिस्तान टू अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया, वो पाकिस्तान की वजह से नहीं था, तो हमने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी जी। कि अब चलो तो वो अब तरीके तो से वो चल भी अब तो वो भी पानी में जाती हुई नजर आ रही है। चलेगी। अभी तो पानी में है ही, पानी में गई, चली गई, वो चली गई। 3 बिलियन डॉलर जो आपने अफगानिस्तान में लगाया वो पानी में चला वो गया। पानी में चले गए। अच्छा चलो चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस होता है, लाइफ में भी होता है। पॉइंट इज, लेकिन आगे के लिए हमेशा के लिए रास्ता बंद हो गया ना, आप किधर से जाओगे सेंट्रल एशिया? जी तो इकोनॉमिक कॉस्ट आपकी बड़ी हैवी होगी, जी इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी बढ़ेगी देश में। अनफॉर्चुनेटली हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है, सरकार की मुसीबत के वक्त इकट्ठी नहीं होती हैं, अनलाइक इन अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड में। एक ये कल्चर है कि जब देश की मुसीबत आती है सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ देश की मुसीबत आती है तो बड़े ऐसे दल हैं जो इसको भी मौका समझते हैं कि फायदा उठाया जाए, जी एम्बेरसमेंट किया जाए। एक और कॉस्ट ये है कि जो और देश जो हैं जिनसे हम फ्रेंडली नहीं है उनको हौसला मिलेगा। चाइना फॉर एग्जाम्पल, चाइना को छोड़िए, श्रीलंका है, नेपाल है, इवन बांग्लादेश। तो ये चारों तरफ से हम लोग जो हैं, अच्छा ईरान इज ट्राइंग टू बिकम फ्रेंडली विद देम, रशिया इज ट्राइंग टू बिकम फ्रेंडली विद देम, वो भी हमारे दोस्त ही हैं, लेकिन इफ दे बिकम फ्रेंडली टुवर्ड्स देम तो नेचुरली कॉस्ट तो हमें उसकी भी भुगतनी पड़ेगी। अनलेस शियाज जो हैं, हजारस जो हैं, अगर उन पर अगर ज्यादा अनलेस से ज्यादा जुल्म हो, उसके चांसेस हैं। वैसे थोड़ा ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी इसको भी थोड़ा स्टेबलाइज होगी, अभी गवर्नमेंट को इनागुरेट होने दीजिए। जी बड़ा मेरा ख्याल इंटरनेशनल प्रेशर है कि अकानीज वगैरह सरकार में ना हो, होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग ना हो। अगर मैं कहता हूँ मान लो थोड़ा बहुत फेरबदल कर भी देते हैं जी टू सेटिस्फाई द वर्ल्ड ओपिनियन टू फॉर मनी पर्पसेस, तो भी लोग तो वही होंगे, बैकरूम चैनल पे तो इन्हीं लोगों का ही होगा। जी सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट।
चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है तो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, जहां एक साइड में म्यांमार ऑलमोस्ट उनके पूरे ही कब्जे में है, और अब रिसेंटली उन्होंने वहां पे अपनी गुड्स ट्रेन जो है वो म्यांमार के पोर्ट तक एक्सटेंड की है, जो रिसेंट लास्ट वीक की न्यूज आई है। अरुणाचल के ऊपर जो निंगची हाई स्पीड रेल ट्रैक तैयार है वो ऑपरेशनल हो गया लहासा के लिए। पहली बार जिनपिंग ने तिब्बत की यात्रा की, निंगची भी आए हैं जो कि सिर्फ अरुणाचल से 100 किलोमीटर दूर था। नीचे बांग्लादेश के अंदर भी उनका प्रभुत्व बढ़ रहा है, श्रीलंका हमन टोटा जा चुका है, मालदीव जस्ते से वापस आया था, लेकिन इधर पाकिस्तान ऑलरेडी उनके कब्जे में है, फिर अब ये ईरान और अफगानिस्तान भी आ गया, और नेपाल नेपाल ऊपर से नॉर्थ में है। तो हम तो चारों साइड से घिरे हुए हैं देखा जाए तो। कश्मीर के अंदर देखा जाए तो पीओके का जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है, अब मैं तो उसे एक तरह से पाकिस्तान का हिस्सा भी मानने को तैयार नहीं हूँ फिलहाल ऑन द पेपर। वो तो सारा का सारा सीपैक प्रोजेक्ट की वजह से देखा जाए तो चाइना के कब्जे में जा चुका है। चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, ये जो नया क्वाड है, ये क्वाड अक्सर चर्चा हमारे क्वाड से होती है, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये क्वाड कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत का रशिया से थोड़ा दूर जाना इस टाइम हमारी विदेश नीति के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि रशिया भी ऑफ लेट ऐसा लग रहा है कि उसका टिल्ट चाइना की तरफ ज्यादा है, और भारत की ओर जब तक कोई बहुत मजबूरी ना हो या कोई डील ना हो डिफेंस की, वो भारत के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा है। ये चिंता की बात है। अभी एक्चुअली सिचुएशन मेरे हिसाब से फ्लूड है। आपका अपना असेसमेंट आपकी सही जगह है। देखिए, हर देश जो है वो अपना इंटरेस्ट देखता है। भारत की इंटरेस्ट देख के तो कोई विदेश नीति बनाता नहीं है। रशिया का एग्जांपल लें तो रशिया का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से जी। उनके यहाँ चेचन्या वगैरह ऐसे इश्यूज हैं जिसमें वो टेररिज्म नहीं चाहते, तो उनको ये गारंटी चाहिए कि भाई वहाँ टेररिज्म ना करें, ये लोग ना भेजें। इसीलिए उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो हमारे देश में आए अभी रिसेंटली, आप जानते हैं। ईरान का इंटरेस्ट है, शियास का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है, अपना जो उनका शिनजियांग प्रोविंस है, हाँ, आप उइगर्स का है, उइगर्स का है। उनको भी गारंटी चाहिए। तो ये सारे अभी अपने लिए गारंटीज ढूंढने के चक्कर में है, तो अभी वो इतना सीमेंटेड अभी इतना नहीं हुआ है। और अगर उसने भेजा भी है, अभी कहा जी कि 31 मिलियन का जो चाइना ने वहां भेजा है सामान, वो फूड एड वगैरह है बेसिकली, और $31 मिलियन कुछ भी नहीं होता। इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर फ्रीज बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। जी। अभी सिचुएशन फ्लूड है। सिर्फ पाकिस्तान है जो ओपनली आगे आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान का अपना बैठा हुआ, बिल्कुल शटर्ड। आदमी भूखे को कितना कुछ खाना खिलाएगा। उनके प्लेन वहां जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं हथियार लाने के लिए। अदरवाइज उनके जो जो जिन शहरों में प्लेन गए हैं एयरफोर्स के, वो पाकिस्तान बॉर्डर से 50-100 किलोमीटर सारे दूर हैं। बिल्कुल। प्लेन इसलिए गए कि खाना लेके गए दिखाने को, और अंदर से वो वेपनरी वहां से ला रहे हैं। जी। लेकिन सिचुएशन फ्लूड हो या पक्की हो, क्वाड कच्चा हो या पक्का हो, हमारे लिए तो खतरा है ही है इधर वे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये है कि वो लोग अपने इतना तो माना जा सकता है ना कि रशिया जो है, ये चाइना जो ईरान है, कम से कम ये दोष भारत के खिलाफ कम से कम कोई एक्टिविटी जो है परसू नहीं करेंगे एक्टिवली। कम से कम इतनी गारंटी तो आदमी के पास हो सकती है। चाइना का तो खैर भरोसा नहीं है नेचुरली। जी। तो लेकिन अब वो चाहेगा कि जैसे पाकिस्तान उसके कब्जे में आया वो आ जाए, सिचुएशन इवॉल्व होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग श्योरली, आई एम वेरी श्योर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has already taken a lot of steps and we need to step very seriously। हम लोग अभी से चौकन्ने हो गए होंगे, होना चाहिए, फुल रिसोर्सेज लगाने होंगे। आपने देखा होगा अभी कल परसों बाड़मेर 40 मीटर के बॉर्डर पे जी। 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 प्लेन लैंड हुए हैं, और नितिन गडकरी जी का बयान में पढ़ रहा था कि जितने ऐसे हैं बॉर्डर रोड्स जो बना रहे हैं वहां पे सब जगह हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग ये करें। कोशिश तो पूरी हो रही है, लेकिन जो लोग अब रशिया को निकाल दिया, जिन्होंने अमेरिका को निकाल दिया, सिवाय महाराजा रंजीत सिंह के हिस्ट्री में और कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जिसने अफगानिस्तान पे कभी कब्जा किया। जी। वो लोग, the only fortunate thing is कि physically they are a little away यस। of यस। Afghanistan itself। यस। और अल्टीमेटली उनको भी हो सकता है कि इकोनॉमिक प्रेशर्स इतने हों कि वो
अभी शायद कुछ ना करें, लेकिन नंबर 1 मोटी बात यह है कि हमारे लिए खतरा बढ़ चुका है बहुत ज्यादा जी। और नंबर 2 हमें बड़ी तैयारी की जरूरत है। सिचुएशन फ्लूइड है, जितनी सॉलिड वहां होगी उतनी पिक्चर क्लियर होगी। वो डिपेंड करेगा उस पर कि हमारा लेवल ऑफ वर्क जो है और मेहनत है कितनी है, और इसमें हर भारतीय को चौकन्ना होने की जरूरत है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहता हो। बिल्कुल आपने सही कहा, और खतरे भारत के ऊपर मंडरा रहे हैं, तलवार भी लटकी हुई है। हर भारतीय का फर्ज है कि वो सतर्क रहे और देश के जो दुश्मन भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ जो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं उसे वो नाकाम करें। अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि कहीं से जो भी सूत्र या कुछ सूचना मिलती है तो भारत सरकार तक उन्हें पहुंचाएं। सही जो कि नहीं मिलती कोई जगह तो पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पे उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं जो भी आपको संशय वाली स्थितियां पैदा हो। क्योंकि आने वाले दिनों में जब खतरे अधिक होंगे तो नागरिकों के ऊपर जो उनका, मैं उनको कर्तव्य बोध याद दिला रहा हूँ कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं देश की सुरक्षा के लिए। जी, अंत में कोई एक आप चीज टिप्पणी करना दिनेश चाहेंगे? जी। जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कहनी पड़ेगी मुझे कि ये जो सोशल मीडिया है, जो आईटी है, जो साइबर वर्ल्ड है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। तालिबान जो हैं बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं सोशल मीडिया को यूज़ करने में, एक्सप्लॉइट करने में। पाकिस्तान तो है ही है, और आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम जो है उसकी वजह से देश भर में, सारे देशों में बढ़ा और होगा। वो एक अनदर एरिया इंटरनल सिक्योरिटी का, जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत और चौकन्ना होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया दरअसल मैसेज को जिस तेजी से स्प्रेड करता है और जिस किस्म के उसके ऊपर कैंपेन्स चल रहे हैं, कभी कभी तो उसको पढ़कर ही दिल कांप उठता है कि ये क्या हो क्या रहा है अल्टीमेटली। खैर, अफगानिस्तान की सिचुएशन फ्लूइड है। आने वाले दिनों में चीजें कैसे घटेंगी अभी से कुछ कहना मुश्किल है। हम लोग अपनी फिंगर्स क्रॉस रख के बैठे हुए हैं। और हम बी.एल. वोरा जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, शो में आए, अपने बेबाक विचार अफगानिस्तान के मुद्दे पर रखे, भारत के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है उसके ऊपर उन्होंने बात की। वोरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शो में आए। जी। धन्यवाद, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी दिनेश जी, थैंक यू सो मच। और दर्शक मित्रों, हमें दीजिएगा आज्ञा, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ इसी शो के ऊपर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।